मैं गौतम राय, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं बीटेक ये किया था इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग इन द ईयर 1982। आई पास्ड आउट। उसका बाद मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ। 99 ऑनवर्ड, 99 का बाद से मैंने ये बैक्टीरिया लेके काम कर रहा हूँ। और जिसमें हम ये पर्टिकुलरली इन वेस्ट वाटर और ये जो मछली पालन है, मतलब फिशरीज में, एक्वाकल्चर में मैंने इसके ऊपर काम किया है। बहुत सारा जगह मैं देखा हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश में मैं विजिट किया हूँ, थोरो आंध्र प्रदेश में मैं गया हूँ। उसका बाद उड़ीसा में है हमारा काम है। उसका बाद गुजरात में कुछ जगह पे है, नवसारी है। उसका बाद आपका सूरत है। महाराष्ट्र में है, पालघर एरिया में। उसके बाद मैंने उड़ीसा में काम किया है, मतलब फिशरीज, मतलब सारा ही फार्मर्स लोगों का साथ काम किया हूँ फिशरीज में। अभी वेस्ट बंगाल में मेरा काम चल रहा है, बैक्टीरियल ये करके बायोफ्लॉक लेके, बायोफ्लॉक से हमने काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आज उसका बाद मानव से जब कांटेक्ट हुआ था, तब उन्होंने मुझे बताया था कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन बायोफ्लॉक दिस थिंग एंड बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। इट्स वेरी गुड। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी लेके फिशरीज में काम करना चाहते हैं। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में मैं थोड़ा सा एक ये बताऊं, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में सक्सेस अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा समझना मांगता है। अगर बराबर समझ में आ गया तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी बहुत सारा प्रोटेक्शन देते हैं, और ये प्रोटेक्शन से हम बड़ा अच्छा से बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी फॉलो करके फिश फार्मिंग कर सकते हैं। रहा फिश फार्मिंग में कोई भी लोग आएंगे तो वो चाहते हैं जो मतलब इसमें से हमारा कुछ फायदा हो। फायदा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है क्या ये मतलब हाँ बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। उसमें मेहनत लगेगा, धीरज रखना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे आप फायदा देख सकते हैं। और कुछ फंडामेंटल चीज बहुत अच्छा से समझना मांगता है। ये बायोफ्लॉक मैं कैसे करूं, और उसमें हम जो सक्सेस है वो सक्सेस को कैसे ला पाऊं, वो डिपेंड करता है अपना मेहनत के ऊपर। और समझ जो समझा है वो कैसे समझा उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। अदरवाइज बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इज ए वेरी गुड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये जो एक्वाकल्चर में अगर बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी करे या दूसरा कोई भी टेक्नोलॉजी करे, कुछ फंडामेंटल चीज हम लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा जे पहले तो पानी को समझना मांगता है। जो पानी का जो पैरामीटर्स है, पानी का जो नेचर है, सोर्स है, उसको कैसे हम समझे और उसको कैसे हम इस्तेमाल करें। ठीक है। उसका बाद आ जाता है आपका सीड। जो फिश जो ये लेते हैं, जो बच्चा जो लेते हैं, उसका सोर्स अच्छा होना मांगता है। उसका जो ब्रूडर है वो ब्रूडर मैच्योर ब्रूडर होना चाहिए। तभी जाके अच्छा सीड मिलता है। और उसको हम ये करें तो और नेचुरली वो क्या होंगे ना, वो उसका इम्यूनिटी थोड़ा बेटर रहेगा दूसरे मछली से। और उसमें और एक चीज रहता है, जो उसका एक तो इम्यूनिटी का बात है ही है, उसका डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फीड। तो जिस फीड के ऊपर हम बताएंगे, तो वो फीड बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसका बाद आ जाता है आपका अदर इनपुट्स। अदर इनपुट्स में मेनली आता है आपका प्रोबायोटिक एंड मेडिसिन, सम मेडिसिन। लेकिन इसमें मैंने मानव से जब बात हो रहा था, तब एक चीज मेरा समझ में आया, जो आप लोगों का एक
क्वेश्चंस रहता है, जनरल क्वेश्चन जो फिश डिजीज का ऊपर। मेरा कहने का यह है इसका ऊपर जे अगर आपका पानी ठीक है और वाटर प्रिपरेशन ठीक है, मतलब वाटर सोर्स जो है वो तो अच्छा है ही है, उसका बाद वाटर को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा वाटर है, सोर्स पानी है, जो पानी हो सकता है ये अच्छा सोर्स से आया, लेकिन उसमें कुछ पैरामीटर्स है जो थोड़ा सा अमेंड करना पड़ता है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है, ताकि उसमें जो मछली का जो जरूरत है उसका हिसाब से, मछली का जरूरत है उसको देखते हुए उसको क्या क्या चाहिए उसको उसी हिसाब से करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो वाटर प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। और वाटर प्रिपरेशन जब हम करते हैं उसमें जस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि वो भी फीड रिलेटेड है। जो हमारा जो कंप्लीट जो एक्वाकल्चर साइकिल है ना, उसमें हमारा क्या क्या एक्टिविटी होता है और उस एक्टिविटी का इफेक्ट क्या है, इसका बारे में अगर अच्छा से आइडिया रहे तो हम वाटर को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा एक एग्जांपल मैं देता हूं इसमें, जैसा एक जनरल यही है, मतलब कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन मैं बोलूंगा, जे पानी पर टीडीएस ज्यादा करके रखो। नॉर्मली क्या है, बहुत सारे जगह में है जिसका पानी का टीडीएस आपका 300, 250, 300 से 500 लेवल तक है, लेकिन कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बोलता है टीडीएस को आप बढ़ा के रखो, 700, 800 तक लेके जाओ। जब वाटर प्रिपरेशन करते हैं तभी जाके टीडीएस बढ़ा लेते हैं। लेकिन इसमें ना एक चीज समझने वाला बात है कि जब हम फीड देता है तो फीड जब देते हैं, फीड भी कुछ पानी में सॉल्युबल हो जाता है, और वो होने का कारण पानी में टीडीएस बढ़ता रहता है। इसीलिए क्या होता है, एक स्टेट ऐसा आता है जिस टाइम में हम देखते हैं क्या टीडीएस का और कोई मतलब पानी जो है, पानी और टीडीएस को मतलब ये नहीं किया, मतलब ये नहीं कर पा रहा है, मतलब बियर नहीं कर पा रहा है, मतलब लिमिट से बाहर जा रहा है, बहुत ज्यादा टीडीएस हो जाता है, तो भी जो फिश है, फिश के लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो इनिशियली अगर टीडीएस ज्यादा ना करते तो शायद हम उसको एकोमोडेट कर सकता था, मतलब जो फीड दे रहा है, फीड से जो सोलुबलाइज हो रहा है उसका कारण जो टीडीएस बढ़ रहा है उसको हम शायद एकोमोडेट कर सकता था। तो इस हिसाब से हम बोल रहा था जे पानी का जो पैरामीटर है वो इनिशियल स्टेज में ड्यूरिंग वाटर प्रिपरेशन, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम नेक्स्ट क्या क्या एक्टिविटीज करने के लिए जा रहा है और उसमें हमारा क्या इम्पैक्ट आएगा, और ये पानी उस इम्पैक्ट को सह पाएगा नहीं पाएगा, ये देखने वाला बात हो जाता है। ये सोच के, ये समझ के हमें काम करना मांगता है। इसी हिसाब से समझने वाला जो चीज है, इसी हिसाब से सभी चीज समझना मांगता है। तो इसमें फीड में हम आऊंगा अभी। ये फीड इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फैक्टर थ्रू आउट द फिश कल्चर। तो उसमें क्या है, जो हम चाहेंगे जो मछली को अच्छा खाना खिलाए। क्यों अच्छा खाना क्यों खिलाना चाहते हैं ना, अच्छा खाना इसलिए खिलाना चाहते हैं ताकि हम हमारा जो फिश कल्चर है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो प्रोडक्शन अच्छा हो। अच्छा प्रोडक्शन के लिए अच्छा फीड जरूरी है, क्योंकि हमने जैसा पहले बताया जो अच्छा पानी जरूरत है, अच्छा सीड जरूरत है, ऐसा अच्छा फीड भी जरूरत है। तो अच्छा फीड हमें अच्छा ग्रोथ के लिए चाहिए। तो अभी इसमें दो क्वेश्चन हो जाता है, ये फीड का पर्पस क्या है वो तो समझे पहले न। फीड का पर्पस है मछली जब बड़े होंगे तो कैसे बड़े होते हैं न, कुछ एक्टिविटी मछली का रहता है। जैसा न एक्टिविटी में उसको जीवित रहने के लिए जो एक्टिविटीज रहता है वो एक एक्टिविटी है। उसका बाद उसका जो डिफरेंट जो ऑर्गन है उस डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्टिविटी रहता है। अच्छा, उसके बाद
उसको इम्यूनिटी के लिए कुछ एक्टिविटी रहता है, ठीक है ना, उसका बाद उसका रिप्रोडक्शन के लिए कुछ एक्टिविटी रहता है। तो ये सभी एक्टिविटी से फिश धीरे धीरे बड़े होते हैं। और ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। और वो एनर्जी कहाँ से आएगा? वो एनर्जी आएगा फूड से। तो अच्छा फूड देंगे तो अच्छा एनर्जी मिलेगा। तो मतलब हमें फूड ऐसा देना चाहिए जो एनर्जी सप्लाई कर पाए, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उस एनर्जी को दे पाए, सप्लाई कर पाए। अच्छा, अभी इसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो अच्छा ये जो फूड है इसमें एनर्जी तो देता है, अगर ऐसा फूड दिया जाए जो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो मतलब क्या है, एक बैलेंस चाहिए, एक इक्विलिब्रियम चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये समझे जब फीड तो अच्छा देना चाहिए, एक कारण है जो ये एनर्जी सप्लाई कर पाए। दूसरी बात है हम अच्छा फीड क्यों देना चाहते हैं, इसलिए देना चाहते हैं ताकि हम जब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट देखते हैं तो उसमें देखते हैं 60 से 75% तक प्रोडक्शन कॉस्ट आता है आपका फीड कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, ये इतना कॉस्ट देके हम फीड को बढ़ा रहे हैं। तो मतलब अगर कम प्राइस में अच्छा फीड हो जो कि सफिशिएंट एनर्जी दे तो जाके हमें अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि फीड अच्छा हो ताकि कम क्वांटिटी में देके हमें रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, इसमें भी दो चीज आता है। एक आता है जो एक अच्छा फीड दे और दूसरा चीज आता है एक अच्छा फीड मैनेजमेंट करे। फीड अच्छा है लेकिन उसको अगर मैनेजमेंट बराबर नहीं है तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका पहले मैं ये आऊंगा कि अच्छा ठीक है फीड तो अच्छा देंगे, लेकिन फीड होता क्या चीज है, कैसे होता है फीड। फीड में तो इसका मतलब हम कंपोनेंट्स में जाते हैं, फीड में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि फीड में 3-4 मेन कंपोनेंट्स हैं। जैसा एक है प्रोटीन, एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है लिपिड या फैट्स, दूसरा है ये है प्राइमरी कंपोनेंट जो एसेंशियली जरूरत है। इसका अलावा और जो चीज जरूरत पड़ेगा वो है कुछ विटामिन जरूरत पड़ेगा, कुछ मिनरल्स जरूरत पड़ेगा, कुछ एंजाइम्स जरूरत पड़ता है ना। और है कि क्या ना हाँ यही मेनली मोस्टली यही चीज होंगे, जो कुछ विटामिन होंगे, कुछ मिनरल्स होंगे। लेकिन क्या है ये जो चीज है विटामिन मिनरल्स ये है माइक्रो एलिमेंट ऑफ फीड, मतलब ये बहुत कम मात्रा में जरूरत होता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम चले जाए कार्बो मतलब प्रोटीन से। हमारा एक ये है जे हम हमेशा बोलते हैं कि हाई प्रोटीनेटेड फीड चाहिए, हाई प्रोटीन वाला फीड चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, हमें जरूरत पड़ता है जो मछली का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन क्या करेंगे, प्रोटीन तो एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो हम इतना एनर्जी दें ताकि जाके जो जरूरत है, तो हमारा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है फिश के लिए। ऐसा इसका मतलब क्या है, इसमें हम ये बोलना चाहते हैं जी ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फिश आई एम कल्चरिंग, ठीक है ना। जो जिस टाइप का फिश हम पाल रहा है उसके लिए जितना एनर्जी जरूरत है उसी हिसाब से हमें फीड चाहिए, उसी हिसाब से हमें प्रोटीन चाहिए, उतना लेवल तक प्रोटीन चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ दिस थिंग योर प्रॉन फार्मिंग, जो प्रॉन फार्मिंग करते हैं, प्रॉन फार्मिंग के लिए जितना एनर्जी जरूरत है, जितना प्रोटीन लेवल का जरूरत है, हमारा रोहू कतला करने के लिए उतना प्रोटीन का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जरूरत से ज्यादा
प्रोटीन दे तो वो क्या होंगे, वो वेस्ट जाएगा। लेकिन वेस्ट होके जाएगा कहाँ, वो पानी में ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो अनवांटेड फीड अगर पानी में रह जाए तो पानी का क्वालिटी खराब करेगा। इसका मतलब क्या है, हम बहुत ज्यादा प्रोटीन देके हम उल्टा क्या कर रहे हैं, पैसा, एक तो पैसा देके प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाला फीड खरीद रहा है, या हाई प्रोटीन वाला फीड मैन्युफैक्चर करके हम उसमें डाल रहा है ना। एट द सेम टाइम पैसा खर्चा करके हम पानी को खराब कर रहा है। ठीक है, तो ये समझने वाला बात है, जे हमें जितना जरूरत है उतना देना चाहिए। ठीक है ना। जैसा इसका एक हमारा डे टू डे लाइफ में भी हम देख सकते हैं, ये हम शायद 3 रोटी खा सकते हैं। रोटी तो इतना पूरा बना लिया, इतना दिखता है ना। हम 4 रोटी 6 रोटी खा ले तो वो पैसा खर्चा करके हम तो रोटी बनाया और ज्यादा खा के हमको बीमार कर लिया। ठीक है ना। सिमिलरली अगर जितना जरूरत है उससे ज्यादा चीज अगर हम दें तो खराबी होगा, उससे अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, जे ऑप्टिमम लेवल अगर देखा जाए तो हम ये बोलते हैं, जे नॉर्मल प्रॉन का अलावा मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 20 से लेके 26% तक प्रोटीन अगर रहे फीड में, सफिशिएंट। ठीक है। तो हमें मार्केट में फीड मिलता है 35% तक, लेकिन 35% वाला फीड अगर हम मैनेज करके ना दे पाए तो क्या होगा, वो प्रोटीन से, जो हाई प्रोटीन वाला फीड है, उस हाई प्रोटीन वाला फीड से हमारा बहुत ज्यादा अनवांटेड चीज, उसमें जो सबसे ज्यादा खतरे वाला बात है, एमोनिया जनरेशन होंगे। और एमोनिया जनरेशन उसको हम दोबारा पैसा खर्चा करके उसको कंट्रोल करने जाएंगे, है ना। अदरवाइज फिश सरवाइव नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या है, हम हमेशा बोलेंगे कि फीड ऐसा दो ताकि जितना एनर्जी जरूरत है उतना एनर्जी सप्लाई हो पाए। तो इसके लिए देखा जाता है, जे फीड का जो कार्बन और फीड प्रोटीन, इसका जो रेशियो है, ये रेशियो अगर हम 1:20, मतलब प्रोटीन अगर 1 होता है तो 20 कार्बन होना चाहिए। इसी हिसाब से इस रेशियो में अगर हम दे तो ये मैक्सिमम रेशियो है, इस मैक्सिमम रेशियो में अगर दे तो फिश ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम देखते हैं जब प्रोटीन का रोल इस हिसाब से है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट भी सेम रोल ये करते हैं, प्ले करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का हिसाब से हम ये बोलना चाहते हैं, ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट यूज करें ताकि जो इजी डाइजेस्टेबल हो। कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो है डाइजेस्टिबिलिटी का। बहुत सारा कार्बन है जो इजी डाइजेस्टेबल नहीं है। इसके ऊपर हम और एक चीज बताएंगे, दैट इज फर्मेंटेड कार्बन, उसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो देंगे उसको होना चाहिए डाइजेस्टिबिलिटी फैक्टर एक होना चाहिए। दूसरा बात, एक रोल कार्बोहाइड्रेट का है, जो वो बाइंडिंग देते हैं। मतलब क्या है ना, अगर सपोज करो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हम सारा एक साथ मिला के अगर उसको बाइंड करके ना दे पाए तो सारा बिखर जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन डाला है, कार्बोहाइड्रेट डाला है, फैट कंटेनिंग मटेरियल डाला है, विटामिन दिया है, मिनरल्स दिया है। अगर पानी में जब भी दिया सब इधर उधर बिखर गया, प्रोटीन एक साइड में चला गया, कार्बोहाइड्रेट एक तरफ चला गया, फैट एक तरफ चला गया, वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, उसको इकट्ठा करके ताकि जाके एक अच्छा बाइंडिंग कैपेसिटी रहे, बाइंडिंग कंडीशन में रहे। तो तब जाके जब फिश फीड लेंगे सारा का सारा चीज अंदर जाएगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमें देखना मांगता है जो कौन सा कार्बोहाइड्रेट कैसे यूज करे।
और उसका बाद आता है लिपिड्स। लिपिड्स का रोल भी सेम है, लेकिन क्या है, अगर देखा जाए जो फिश है, फिश नॉर्मली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 टाइप का जो फैट्स है, लिपिड्स है, वो लिपिड्स यूज करते हैं। मतलब वो चाहिए उसका है। मतलब फिश का जो गट सिस्टम है, गट सिस्टम में यही चीज उसको एनर्जी दे सकता है। ठीक है ना? तो इस हिसाब से हमें फैट या लिपिड हमें चूज करना मांगता है। ठीक है? अच्छा, रहा उसका बाद विटामिन का बात। विटामिन में हम ये बोलते हैं जे विटामिन, बहुत सारा विटामिन है, लेकिन क्या है, उसमें कुछ एसेंशियल्स है और कुछ नॉन एसेंशियल है। तो कुछ फैट सॉल्युबल है, कुछ वाटर सॉल्युबल है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन जो है वो है विटामिन सी और विटामिन B6। ठीक है? ये दो चीज से भी आ जाता है। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जो विटामिन अगर बाहर से देना पड़े तो विटामिन सी एडिशन करना ठीक रहता है। मतलब सप्लीमेंट्री विटामिन सी देना ठीक रहता है। लेकिन इस विटामिन से भी मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। जे विटामिन अच्छा तो है, लेकिन ये है माइक्रो रिक्वायरमेंट, है ना? बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ता है। जैसा विटामिन सी का रिक्वायरमेंट अगर देखें तो देखेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इज 10 mg पर केजी, 10 milligram per kg, which is maximum in comparison to other vitamins also, है ना? जो अदर विटामिन से भी कंपेयर करें तो ये विटामिन सी का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, जो कि एक इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, उसका ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करते हैं, है ना? तो इसीलिए विटामिन सी को हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। और स्ट्रेस, और ये मैं और एक चीज बताऊंगा, जो स्ट्रेस इसलिए और देता हूं सप्लीमेंटेशन के बाद। जे नॉर्मली क्या है, जो बना बना फीड मिलता है, वो पैलेटाइजेशन करने का बाद उसमें विटामिन सी का मतलब पैलेटाइजेशन स्टेज में विटामिन सी बहुत ज्यादा ये हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है ना, डीनेचर्ड हो जाता है। तो इसीलिए उसका एक्टिविटी नहीं रहता है। तो इसीलिए बाहर से हम अगर एडिशन करें तो उसको फीड विटामिन सी हमें थोड़ा सा एडिशन करना ठीक रहता है। ठीक है? विटामिन B6 हम नॉर्मली कर नहीं पाता है, लेकिन विटामिन सी अगर हम एडिशन करें तो ठीक रहता है। रहा इसका बाद मिनरल्स का बात। मिनरल्स का जो बात करते हैं, इस मिनरल्स में हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फिश के लिए पर्टिकुलरली मैग्नीशियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, उसका बाद जो रहता है आपका सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है? तो सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये मेन 4 एलिमेंट हो जाता है। उसका साथ हमें माइक्रो कंपोनेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत कॉपर का जरूरत पड़ता है, थोड़ा जिंक का जरूरत पड़ता है। ठीक है? तो लेकिन ये जो चीज है ये नॉर्मली हम वाटर से मिलता है, वाटर से ही हमें ये अवेलेबिलिटी होता है। ठीक है? तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। दैट डिपेंड्स अपॉन योर वाटर क्वालिटी। जब हम मछली पालन करते हैं, जब डिफरेंट टाइम में हम वाटर पैरामीटर देखते हैं, तब हम देखेंगे कि अगर जरूरत पड़े, उसमें मैग्नीशियम क्वांटिटी कम हुआ है, इसका रेशियो है, ठीक है ना, तो वो कम पड़े, रेशियो बराबर नहीं हो रहा है, तो हम कुछ सप्लीमेंटरी हिसाब से दे सकता है। लेकिन क्या है, इसका भी ज्यादा अगर यूज करे तो उसको उल्टा इफेक्ट देता है, नेगेटिव इंपैक्ट है। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या चाहिए, एक बैलेंस्ड फीड चाहिए। और ये बैलेंस्ड फीड का साथ हम देखते हैं कि फीड मैनेजमेंट ठीक से करें, ताकि हमें एक्सेस फीड से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो इसमें जब फीड का बारे में बता रहा था, तब मैं एक चीज और बोलूंगा। जो फीड हम देते हैं, अभी मैं ये बोलूंगा, जब हम जितना डिस्कशन में जो आया है, जो इसमें बहुत सारा लोग है जो नया फिश फार्मिंग के लिए आ रहा है,
नया है, मतलब इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे जे आप प्राइमरी स्टेज में आप हमेशा बना बनाई फीड में जाइएगा, क्योंकि जो फीड बनाते हैं फीड मैन्युफैक्चरर, वो लोगों का फीड न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं, तो उन्होंने ये सब सारा चीज जो हमें अलग से देखना पड़ेगा, कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कौन सा फिश का फीड है ना, कौन सा उसमें कार्बोहाइड्रेट सोर्स यूज करे, कौन सा प्रोटीन सोर्स यूज करे, ये सब माथामारी करने के बजाय हम बोलेंगे जे बना बनाई फीड में जाओ। बना बनाई फीड में जाते हैं तो हमारा ये सब चीज करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी एक बैलेंस्ड फीड आए।